हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ असम्बली फिजिक्स। आज जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो फिजिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है लॉ ऑफ मोशन अर्थात गति के नियम। देखिए, गति के नियमों के बारे में आपने बहुत बार सुना है, काफ़ी जगह पढ़ा भी है, इवन आपने 11th में पढ़ा है, इसको फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। ठीक है, आज अपन इस टॉपिक को एक सिंपल वे में पढ़ेंगे कि भाई लॉ ऑफ मोशन है क्या। ठीक है, तो आइए अपन इस वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लॉ ऑफ मोशन का मतलब होता है गति के नियम। अब गति के नियम की बात आते ही अपन को किसकी याद आती है? सर आइजैक न्यूटन की। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। न्यूटन के पहले भी दो वैज्ञानिक थे, एक तो गैलीलियो था और दूसरे कौन से थे? एरिस्टोटल। अब इनको क्या था, गति के नियम पता तो थे, वो इनके बारे में थोड़ा बहुत जानते तो थे, पर इन्होंने क्या नहीं किया कि कोई कुछ लिखा नहीं इनके बारे में। ठीक है, कि भी इन्होंने अपनी कोई बुक वगैरह पब्लिश नहीं की कि जिससे अपन को लॉ ऑफ मोशन के बारे में क्या कुछ पता चल सके। तो इन्होंने कुछ लॉज बनाए थे या नहीं बनाए थे अपन नहीं कह सकते, बट इनको हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि इनको क्या था, इनके बारे में नॉलेज था। फिर कौन आए? फिर आए सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, कब? इन 1687 में उन्होंने अपनी एक बहुत फेमस बुक लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपिया मैथमेटिका। जिसका क्या नाम था? प्रिंसिपिया मैथमेटिका। तो इसमें उन्होंने जो लॉ ऑफ मोशन है उनको क्या किया, एक क्रमबद्ध किया, स्टेप बाय स्टेप इन्होंने क्या दिए, अपने लॉज दिए। और ये उन्होंने अपना बहुत ही ऐतिहासिक तथा बहुत ही साहसिक क्या दिए थे, ये नियम दिए थे। और ये नियम फिर आगे चलकर सारे के सारे क्या हुए, सही हुए। मतलब ये जो नियम दिए गए थे ये मेनली दो चीज़ों के लिए दिए गए थे। किसके लिए दिए गए थे? पहला तो दिया गया था एस्ट्रोनॉमी और दूसरा दिया गया था मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मतलब गति विज्ञान के लिए, गति विज्ञान के लिए। ठीक है, और एस्ट्रोनॉमी हो गया खगोलीय पिंड के लिए, खगोलीय पिंड के लिए। ठीक है, खगोलीय पिंड कौन से हो गए? जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, ठीक है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, ये सारे क्या हो गए, ग्रह हो गए। तो फिर आगे जब इनको स्टडी किया गया तब पता चला कि एनएलएम जो बनाया या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो बने वो बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, तो अब ये जो नियम है ना, इनको बोला क्या जाता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। शॉर्ट में इसको अपन क्या बोलते हैं? NLM बोलते हैं, अर्थात न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अर्थात न्यूटन के गति के नियम। आप जानते हो मेनली न्यूटन की गति के लिए कितने नियम दिए थे? उन्होंने 3 नियम दिए थे। ठीक है, आज अपन पहले क्या पढ़ेंगे, इसका जो फर्स्ट लॉ है उसको अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अच्छे से। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन सेकंड लॉ और उसके बाद अपन थर्ड लॉ डिस्कस करेंगे, ताकि आपको इन लॉ में क्या नहीं रहे, कोई भी क्यूरीज नहीं रहे और कोई भी डाउट नहीं रहे। फिर भी यदि रहता है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट, अपन पहला नियम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने इसको इंग्लिश में लिखा है। इंग्लिश में इसलिए लिखा है कि मैंने कुछ ऐसे डॉट डॉट करके बताया, कुछ मतलब डार्क करके लाइनों को बताया। इससे आपको इसको मतलब डिफ्रेंशिएट करने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा कि इसको आप टुकड़ों में तोड़ करके एक एक चीज़ को अलग से आप सेपरेट करके समझ सकते हो। ठीक है, तो आइए पहले तो अपन क्या पढ़ते हैं, इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट के बाद इसको अपन एकदम अच्छे से क्या करते हैं, पढ़ेंगे। ठीक है, इसका पूरा कंप्लीट अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट क्या कहता है? ए बॉडी मतलब एक वस्तु, इस पे अपन नहीं करेंगे। एक वस्तु कंटिन्यूअस इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म इन मोशन। ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंप्लीट टू चेंज दैट स्टेज बाय अ फोर्स इम्प्रेस्ड अपॉन इट। तो देखिए, पहले तो मैंने इसको एक साथ पढ़ा है, अब अपन इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ए बॉडी मतलब एक वस्तु कंटिन्यूअस इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, बस इतना ही पढ़ेंगे, आगे का भूल जाओ। जैसे मान लीजिए कुछ लिखा हुआ भी नहीं है। ए बॉडी कंटिन्यूअस मतलब जारी रखेगी, अर्थात वह रुकेगी नहीं। ठीक है, एक वस्तु कंटिन्यूअस इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब विराम अवस्था में ही रहेगी। इस स्टेटमेंट का एक पार्ट पढ़ा, फिर अपन थोड़ा सा चलते हैं आगे। एक वस्तु विराम अवस्था में रहेगी, ये तो हमने जाना। और अ यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब एक वस्तु गति अवस्था में रहेगी। तो दो चीज़ें एक साथ आई, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि एक वस्तु, जैसे मान लीजिए, मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाऊँ। जैसे मान लीजिए कि ये कोई लड़का है, ठीक है, अब ये विराम में, किस में है, ये रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में ही रहेगा। किस में रहेगा? रेस्ट में ही रहेगा। या
एक कोई वस्तु जो क्या है, गतिशील है, यूनिफॉर्म मोशन, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक समान वेग बोल दो या एक समान गति बोल दो। मतलब मान लीजिए कि एक फुटबॉल है, ठीक है, ऐसा करके कुछ फुटबॉल है, ये मैं बना रहा हूँ, ये डायग्राम थोड़ा सा आप समझना, ये फुटबॉल है, ठीक है। अब ये किसी फर्श पर क्या है, यूनिफॉर्मली क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, अर्थात इसका जो मोशन है वो एक समान है। तो इतना स्टेटमेंट क्या कहता है, केवल इतनी बात, यह बात केवल यह कहती है कि यदि कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, यदि कोई वस्तु यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही करेगी। बस इतना सा पढ़ा, आगे कुछ नहीं पढ़ा हमने, ठीक है। पहली स्टेट को हमने एज डायग्राम समझ लिया, दूसरी स्टेट को हमने एज एग्जाम्पल से समझ लिया, ठीक है। मतलब फुटबॉल है, वो यूनिफॉर्म मोशन से मोशन कर रहा है। अपन कंसिडर कर लेते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v, और इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 0। कितनी है, 0। थोड़ा सा और पढ़ ले। यदि अपन बात करें इस पर, नीचे की ओर फोर्स लगेगा mg, ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स होता है वो लग गया n। क्या लग गया, n। यहाँ तक देखो स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम है तो आप मन में सोच सकते हो। यदि आपको यहीं पे कोई प्रॉब्लम बनती है तो आप नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। राइट डाउन करके आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ तक हुआ। अब अपन चलते हैं आगे, ठीक है। आगे क्या कहता है, इन ए स्ट्रेट लाइन। अरे भाई सर, इसको वापस जोड़ो। ये क्या कहता है कि एक सीधी रेखा में, अर्थात ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी कब, जब ये मोशन किसमें हो, एक सरल रेखा में, एक सरल या सीधी रेखा। बहुत जरूरी चीज़ है, ये बोल रहा है एक सरल या सीधी रेखा, मतलब स्ट्रेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं काम होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए कि आप तो स्टार्ट हो गए, जैसे मान लीजिए, हाँ ये लीजिए, यहाँ पे ये पहाड़ है, यहाँ पे आपने कोई गेंद को गिरा दिया या कोई फुटबॉल को गिरा दिया, किसी वस्तु को गिरा दिया, जैसे पानी की बोतल को गिरा दिया या मार्कर को गिरा दिया, तब आप सोचोगे एनालम लग रहे हैं या नहीं लग रहे, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब ये दोनों कब एप्लीकेबल होंगे, व्हेन आवर प्लेन इज स्ट्रेट, हमारा जो प्लेन हो वो क्या हो, स्ट्रेट हो, या जो मोशन हो वो क्या हो, इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है स्टूडेंट। अब चलते हैं अपन आगे। हमने कहाँ तक क्लियर किया इसको, यहाँ तक क्लियर किया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अनलेस इट इज अ कंप्लीट टू चेंज, यदि आप इसकी अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हो, समझ रहे हो। पहले तो हमने क्या समझा, ये रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा, और ये वाला चल रहा है तो चलता रहेगा। ये क्या कर रहा है, यदि वेव एक से चल रहा है तो ये क्या रहेगा, चलता रहेगा। दैट मीन्स ये नहीं रुकने वाला, नहीं रुकने वाला। इसका मतलब ये चाहे कितना भी टाइम लगे, कोई टाइम की लिमिट नहीं है, टाइम लगे चाहे कितना ही, चलता जाएगा। क्यों, क्योंकि सर आपने यहाँ पे केवल दो ही क्या बताए हैं, फोर्स बताए हैं, और वो एक दूसरे को क्या करें, कैंसिल। तीसरा कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा। यहाँ पे जो प्लेन है उसको आप मतलब फ्रिक्शन लेस मानिए, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं आगे। ये कहता है अनलेस इट इज कंप्लीट टू चेंज दैट स्टेज, यदि आपको उसकी अवस्था में क्या करना है, परिवर्तन करना है। आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि नहीं, यह बंदा रुका हुआ क्यों है, यह बंदा रुका हुआ क्यों है, हमें इसको क्या करना है, मोशन में लाना है, मोशन में लाना है। जैसे मान लीजिए कि मैं खड़ा हूँ, ठीक है, तो अब खड़ा हूँ तो आपको मोशन में लाना है, क्या करोगे आप, फोर्स ही अप्लाई करोगे ना। तो यही कहता है कि इस स्टेट को चेंज करने के लिए, इस स्टेट को चेंज करने के लिए आप क्या चाहते हो कि यदि कोई चल रहा है तो वो चले नहीं, और जो रुका है वो रुका हुआ न रहे। तो आप करना क्या चाह रहे हो, आप स्टेट को चेंज करना चाह रहे हो। अब यदि आप स्टेट को चेंज करना चाह रहे हो तो ये कंडीशन क्या बता रहा है, बाय ए फोर्स इम्प्रेस्ड अपॉन इट, इम्प्रेस्ड अपॉन इट। बट मैंने यहाँ पे एक एरो से आपको बताया है, बाय ए फोर्स के जस्ट नीचे एक्सटर्नल फोर्स, मतलब
जो बल लगेगा वो बाहर से लगना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बॉडी का खुद का फोर्स लग रहा हो, ठीक है। तो जो बल लगेगा वो कहाँ से लगना चाहिए, बाहर से लगना चाहिए। अर्थात इन सारी बातों को एक साथ बोल दे तो अपन क्या बोल सकते हैं, यदि कोई वस्तु स्टेट में, मतलब रेस्ट स्टेट में, मतलब यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम में रहेगी, गतिशील है तो वो गतिशील रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं करे। इसका मतलब वापस समझिए, अर्थात किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए, उल्टा बोल रहा हूं मैं, किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए हमें हमेशा बाह्य बल की क्या रहेगी, रिक्वायर्ड रहेगी। अर्थात हमें हमेशा एक्सटर्नल फोर्स की क्या रहेगी, रिक्वायर्ड रहेगी। यदि आप किसी वस्तु की पोजीशन या उसकी मोशन, अब पोजीशन का मतलब ये रुका हुआ है तो उसकी पोजीशन है, अब वो मोशन में है और आप उसको रोकना चाहते हो तो आप उसका मोशन भी तो चेंज करना चाह रहे हो ना। तो दैट मीन्स पोजीशन और मोशन को चेंज करने के लिए आपको हमेशा किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी, एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। अर्थात बिना बाह्य बल, मैं इस तरफ लिख देता हूँ ना, ये एनालम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अपन, तसल्ली से पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा कंप्लीट। देखिए, अर्थात बिना बाह्य बल, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बिना बाह्य बल, इसके बहुत सारी परिभाषाएं बना सकते हो आप, कितनी भी आप चाहो, जितनी, मतलब अलग अलग एग्जाम्पल लेके आप सोच के खुद अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो, खुद के नोट्स आप इस पे बना सकते हो यदि आप इसको थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके मन से पढ़ो तो। देखिए, बिना बाह्य बल के वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकते, पहली बात। और बहुत सारी बातें कैसे, आप ऐसे सोच सकते हो कि सर कोई रुकी हुई है तो रुकी हुई क्यों है सर, उसके पास ऐसी चीज़ क्या है कि वो रुकी हुई है, और कोई चल रही है तो वो रुक क्यों नहीं रही, उसके पास ऐसा क्या नहीं है कि वो खुद नहीं रुक सकती। तो इस पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें होने वाली है। ये एनालम अपन कोई वीडियो की लिमिट नहीं है, जितना जहाँ तक मैं आपको समझा सकूँ समझाऊंगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको क्लियर कर सकूँ मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। तो ये सारे जो वीडियो होने वाले हैं वो आपके लिए एडवांस वीडियो होने वाले हैं। एडवांस मतलब सिलेबस से हटकर अपन कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो इंटरेस्टिंग होगा, जो बहुत, जिसको आपको क्या आएगा, जिसमें आपको क्या आने वाला है, मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो मैं ये सारा वीडियो अभी एक बार इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि बात आएगी इनर्शिया पे, ठीक है। वो इनर्शिया को अपन अलग से क्या करना चाहते हैं, हम डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इनर्शिया स्टार्ट कर दूंगा तो वीडियो 20, 25, 30 मिनट का हो जाएगा, तो मैं वीडियो लेंथी नहीं करना चाहता। आज केवल आपको सिंपल इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था कि वही न्यूटन से पहले भी कौन थे, एरिस्टोटल और गैलीलियो। उनको पता था पर उन्होंने कोई बुक नहीं लिखी या कोई, मतलब उसको पब्लिश नहीं कर पाई, अपन को पता नहीं चला होगा, कोई भी रीज़न हो सकता है ना। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई इन्होंने कोई नियम दिए हैं, ठीक है। बट फिर कौन से आए, हमारे आइजैक न्यूटन आए इन 1687 में, प्रिंसिपिया मैथमेटिका। कौन सी बुक्स थी, प्रिंसिपिया मैथमेटिका। उसमें उन्होंने क्या लिखे थे, लॉ ऑफ मोशन लिखे थे। कितने थे, 3 थे, ठीक है। 3 में पहला क्या था, ये हमने आज डिस्कस किया है, ठीक है। वो भी थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, ठीक है। कल इसको अपन थोड़ा सा और आगे क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ आ रहा होगा। फिर भी आप अपने कुछ क्वेरीज वगैरह, डाउट वगैरह लाना चाह रहे हो इसमें, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या आप मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। अभी बीच में रोकना तो नहीं चाह रहा, बट रोकना पड़ेगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू स्टूडेंट।